नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने हिस्ट्री का पूरा घटना चक्र पूरा कर लिया है। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरी देख सकते हैं हिस्ट्री, और उसमें से आपकी पूरी हिस्ट्री लगभग 80% हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी वहीं से, और कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर आज से हम शुरू करेंगे समसामयिक घटना चक्र का जीएस दृष्टि में भारतीय राज व्यवस्था। आज से हम शुरू करेंगे भारतीय राज व्यवस्था पॉलिटिकल। आज हम शुरू करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान संशोधन, उद्देशिका या प्रस्तावना, अनुसूचियां एवं उनके विषय, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, भारतीय संविधान, राज्य पुनर्गठन आयोग, समिति, नागरिकता। उसके बाद मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सीएजी और उपराष्ट्रपति। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद और वरीयता अनुक्रम, संसद पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय पढ़ेंगे। उसके बाद राज्य कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद और विधानसभा पढ़ेंगे। और उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध, संविधान एवं लोकपाल ये पढ़ेंगे। और उसके बाद भारत में स्थानीय स्वशासन, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल की मान्यता, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, विविध और प्रमुख संविधान संशोधन, ये सब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक विकास से। भारत का संवैधानिक विकास। कंपनी के शासनाधीन अधिनियम कौन कौन से आए थे वो देखते हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सबसे पहला एक्ट आया था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुप्रशासन को दूर करना इसका उद्देश्य था। प्रावधान क्या थे इसमें, क्या क्या प्रावधान थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। जो बंगाल का अंग्रेजी क्षेत्र थे उनका गवर्नर जनरल बना दिया गया। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ध्यान रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, नियंत्रण बोर्ड का गठन, कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति। तो क्या क्या थे, कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि कर दी गई और नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया गया। कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति लागू कर दी गई और कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। ये थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रावधान। चलिए अब देखते हैं 1786 अधिनियम। 1786 में जो अधिनियम आया, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। तो 1786 के द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है तथा अपने निर्णय को लागू कर सकता है। चलिए उसके बाद चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, चाय का व्यापार तथा चीन का व्यापार को छोड़कर। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया। तो कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था चार्टर एक्ट 1813 में। चलिए उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833। कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। तो कंपनी का
सभी वाणिज्यिक अधिकार किस एक्ट से समाप्त कर दिए? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दिया गया। तो कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। किस एक्ट के द्वारा? 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाएगी। तो कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाएगी और विधि सदस्य सम्मिलित किया गया। मैकाले प्रथम विधि सदस्य था। मैकाले प्रथम विधि सदस्य था। जो गवर्नर की परिषद थी कानून बनाने के लिए, उसमें विधि सदस्य प्रथम था मैकाले। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार किस एक्ट से छीना गया? चार्टर एक्ट 1833 से छीन लिया गया। चलिए अब आता है चार्टर एक्ट 1853। चलिए देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित किया गया। जो नियंत्रण बोर्ड था और उसके अन्य पदाधिकारी थे उनका वेतन निश्चित किया। किसने? सरकार द्वारा निश्चित किया गया। और इनका वेतन कहां से दिया जाएगा? इनका वेतन दिया जाएगा कंपनी द्वारा। जो नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारी थे उनका वेतन सरकार ने निश्चित कर दिया और यह भी निश्चित कर दिया कि वह धन कौन देगी? कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत किए गए। ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858। उसके बाद आया भारत सरकार अधिनियम 1858। क्या था उसमें? भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया गया। जो 1858 का अधिनियम आया था भारत सरकार अधिनियम, उसके द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीन लिया गया तथा ब्रिटिश राजमुकुट के अधीन चला गया। भारत राज्य सचिव बनाया गया। भारत राज्य सचिव बनाया गया। कैसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को प्रदत्त कर दिए गए। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाए गए थे, ये पद समाप्त करके इन दोनों के अधिकार भारत राज्य सचिव को दे दिए गए। और पहला भारत राज्य सचिव कौन था? स्टैनले पहला भारत राज्य सचिव था। भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय कर दिया गया 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कौन? वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना गया। चलिए ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम। तो अभी तक तो जितने भी अधिनियम आए थे वो कंपनी के शासन के अधीन आए थे कि कंपनी भारत पर शासन कर रही थी। अब 1858 के बाद भारत का शासन ब्रिटिश से क्राउन के अधीन चला गया था। तो अब जितने भी अधिनियम आएंगे वो ब्रिटिश से शासन के अधीन आएंगे। ब्रिटिश शासन के द्वारा वो अधिनियम आएंगे। तो अभी देखते हैं ब्रिटिश ताज के द्वारा अधिनियम। तो पहला आया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम सीमा 6 महीने थी। ये जल्दी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि हमने ये हिस्ट्री में पढ़े थे। वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति, कैनिंग विभागीय प्रणाली। तो वायसराय को परिषद का कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई और विभागीय प्रणाली बनाई कैनिंग ने। वायसराय की कार्यकाली परिषद का विस्तार कर दिया गया। तो वायसराय की कार्यकाली परिषद का विस्तार कर दिया गया। बंबई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः अधिकार दिया गया। किसका? अपने कानून बनाने का और उनमें संशोधन करने का। बंबई और मद्रास को अधिकार दे दिया। किसका? अपने लिए कानून बनाने का तथा संशोधन करने का। और इनसे अधिकार कब छीन लिया गया था? अधिकार कब छीन लिया गया था इनसे? बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी से अधिकार कब छीना था? रेगुलेटिंग एक्ट 1713 से। चलिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया।
सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ कर दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसका अन्य नाम था मार्ले मिंटो सुधार 1909। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की थी इसने, और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया था। तो मार्ले मिंटो सुधार ने केंद्रीय विधानमंडल में के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में कथन। भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में प्रसिद्ध कथन। गांधी ने कहा, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। मैकडोनाल्ड ने कहा, यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ये कहा मैकडोनाल्ड ने। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, अन्य नाम इसका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की किसने? भारत सरकार अधिनियम 1919 या चेम्सफोर्ड सुधार ने। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। तो उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग कब किया गया? 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। प्रांतीय विषय आरक्षित, हस्तांतरित, विभाजित किए गए। अधिनियम का आधार मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट को माना गया। तो इस अधिनियम का आधार मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी। किसकी? जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया उसका आधार मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रावधान क्या था? गठन, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1935 में। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। द्वैध शासन को प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। स्वायत्ता, प्रांतों को स्वायत्ता दी गई। उत्तरदायी शासन, स्वशासन, प्रांतों को स्वशासन दिया गया। और दोहरे शासन के स्थान पर प्रांतों को स्वशासन दे दिया गया। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान विस्तार, सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार किया गया। मैं तो भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत बना काफी हद तक। तो ये हमारा वर्तमान जो संविधान है, लगभग अधिकतर हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से ज्यों का त्यों लिया गया है। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। स्थापना फेडरल न्यायालय की 1937 में। 1937 में जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, किसके लिए था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए। गुलामी का अधिकार और दासता का आज्ञा पत्र, अनुदेश पत्र अंतर्विष्ट, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट। भारत के संविधान में वर्ष 1950 में। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट भारत के संविधान में वर्ष 1950 में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया। तो जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में, उसने इस भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1947। अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति कर दी गई। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। दो अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई और भारत का राज्य सचिव पद समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त की थी किसने? कॉर्नवालिस ने। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम किसने प्राप्त की थी? कॉर्नवालिस ने प्राप्त की थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। और प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुई थी? कॉर्नवालिस को।
कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई कब? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। तो कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कब से शुरू किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। बर्मा को भारत से अलग किया गया कब? 1937 में। बर्मा को, जो आज जिसे हम म्यांमार कहते हैं, उसका पुराना नाम बर्मा था, उसको भारत से कब अलग किया गया? वर्ष 1937 में भारत से अलग कर दिया बर्मा को। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का प्रयोग कब किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में स्थापना हुई। अगर पूछे कि आरबीआई की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई, तो अधिनियम आएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। और स्थापना पूछे कब हुई, तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1937 को। स्थापना हुई 1 अप्रैल 1937 को और अधिनियम था 1935। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी स्वराज पार्टी ने मई 1934 में। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाला व्यक्ति था M.N. रॉय 1934। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया था? M.N. रॉय ने दिया था 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की थी? 1934 में। तो कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग प्रथम बार कब की थी? वर्ष 1934 में। और यह विचार किसका था? M.N. रॉय का। भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। तो भारतीय संविधान सभा कैसे चुनी गई थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनी गई थी भारतीय संविधान सभा। चलिए अब देखते हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया देखते हैं। संविधान सभा संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। संविधान सभा का गठन कब किया गया? कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो आई थी उसके द्वारा गठित संविधान सभा ने किया भारतीय संविधान का निर्माण। इसमें कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा। ये स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? राजेंद्र प्रसाद बनाए गए स्थायी अध्यक्ष। और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बहुत बार बता चुका हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे। और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। कुल अधिवेशन 11 हुए। संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए? 11 अधिवेशन हुए कुल। संविधान अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसका मतलब है कि संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो संविधान को कुछ हिस्सा जैसे नागरिकता वाला और ये कुछ हिस्सा 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। और संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। चलिए, तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। कुल महिलाएं संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। चलिए अब देखते हैं अध्यक्ष और समितियां। कुछ समितियां और उनके अध्यक्ष देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत बार पूछा जा चुका है, हजारों बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियत समिति और संचालन समिति तथा प्रक्रिया नियत समिति, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे? प्रक्रिया नियत समिति तथा संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए उसके बाद सरदार पटेल
सरदार पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक और जनजाति समिति। तो सरदार पटेल किसके अध्यक्ष थे? प्रांतीय संविधान समिति के, मूल अधिकार समिति के तथा अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। उसके बाद आता है नेहरू। नेहरू किसका अध्यक्ष था? संघ शक्ति समिति का और संघीय संविधान समिति का। एक बात ध्यान रखिए कि जिसके आगे, जिस समिति के आगे संघ लग रहा हुआ उसका अध्यक्ष कौन है? नेहरू है उसका अध्यक्ष। संघ वाली समिति का अध्यक्ष है नेहरू। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। चलिए, संविधान सभा का चुनाव परिणाम। संविधान सभा का चुनाव परिणाम, कुल सीटें 296 ब्रिटिश भारत की, कुल सीटें 296 ब्रिटिश भारत की। कांग्रेस को 208 सीट मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 मिली थी और अन्य को 15 मिली थी। तो संविधान सभा के चुनाव परिणाम में कुल 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत की, उसमें 208 कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली और अन्य को मिली 15 सीटें। चलिए, प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कुल सदस्य संख्या इसमें 7 थी। अध्यक्ष सहित प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। अन्य सदस्य कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डीपी खेतान। ये थे इसके 6 सदस्य और एक अध्यक्ष। कौन कौन थे सदस्य? 6 एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डीपी खेतान। ये थे अन्य सदस्य प्रारूप समिति के। और एक थे भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष। बाद में स्थान लिया बी एल मित्र का स्थान किसने लिया? एन माधवराव ने बी एल मित्र का स्थान लिया। और डीपी खेतान का स्थान किसने लिया? टी टी कृष्णमाचारी ने स्थान लिया। ये याद रखिएगा, ये बी एल मित्र का स्थान किसने लिया था? एन माधवराव ने। और डीपी खेतान का स्थान लिया था टी टी कृष्णमाचारी ने। चलिए, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। यह आपका आंसर आ गया। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये थे अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना बना। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 को। तो संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 को हुए थे। अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल सदस्य थे 299। भारत विभाजन के पूर्व 389। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 299। और भारत विभाजन से पूर्व कितने थे? 389। तो भारत के विभाजन से पूर्व संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389 थे। और भारत विभाजन के बाद 299। चलिए, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में। तो संविधान सभा के जो सदस्य निर्वाचित किए गए थे वो कैसे किए गए थे कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि लिया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के मंत्री सदस्य कौन था? पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। संविधान सभा कांग्रेस थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का ग्रैनविले ऑस्टिन ने क्या कहा था? उनका कथन था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस भारत है। प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल
और वायसराय, भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर 1758 से 1760 और 1765 से 1767। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर बन के आया था। प्रथम गवर्नर बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले 1758 से 1760 तथा दूसरा कार्यकाल था इसका 1765 से 1767। चलिए, वारेन हेस्टिंग 1772 से 1774 ये बंगाल का गवर्नर था। उसके बाद 1774 से 1785 से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अगर पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो यह भी वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये। चलिए, विलियम बेंटिंग 1828 से 1834 बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अगर पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग था। अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग बंगाल का। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, ध्यान रखिएगा। कैनिंग 1856 से 1858 गवर्नर जनरल, 1858 से 1862 भारत का प्रथम वायसराय। तो अगर पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय, तो भी कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग, ध्यान रखिएगा। चलिए, माउंटबेटन अगस्त 1947 से जून 1948 स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन था। उसके बाद सी राजगोपालाचारी जून 1948 से 1950 स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। और वैसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। चलिए, संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। स्थायी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। संविधान निर्माण में लगा समय 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान निर्माण में लगा समय 2 साल 11 महीने 18 दिन। प्रारूप पर बहस हुई 114 दिन। प्रारूप पर बहस हुई 114 दिन। कुल व्यय हुआ कितना, 63,96,729 रुपए। कुल व्यय हुआ संविधान सभा पर कितना, 63,96,729 रुपए। और कुल वाचन हुए संविधान सभा के कुल कितने वाचन हुए, 3। संविधान सभा के कुल वाचन हुए 3। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। चलिए, अंतरिम सरकार 26 अक्टूबर 1946। अंतरिम सरकार 26 अक्टूबर 1946 में मंत्री कौन कौन थे और उनको कौन सा पद दिया गया था, कौन से मंत्रालय दिए गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू को विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मामले दिए गए थे, जवाहरलाल नेहरू को। वल्लभ भाई पटेल को सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्री। तो गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री, अंतरिम सरकार के गृह मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय। लियाकत अली को वित्त मंत्रालय। लियाकत अली को वित्त मंत्रालय। जोगेंद्रनाथ मंडल को विधि। जोगेंद्रनाथ मंडल को विधि। और अबूरद निस्तर को रेल। अबूरद निस्तर को रेल। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। सी.एच. भाभा को कार्य खनन एवं शक्ति। सी.एच. भाभा को कार्य खनन एवं शक्ति। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय। आई चुंदरीगर को वाणिज्य मंत्रालय। आई चुंदरीगर को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू को विदेश एवं राष्ट्रमंडल संबंधी मामले दिए गए।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय, अब्दुल रब निस्तर को रेल मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, डॉक्टर सी.एच. भाभा को कार्य एवं खनन शक्ति, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, बहुत बार पूछा गया है, रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। और वाणिज्य मंत्रालय दिया गया आई चुंदरीगर को, आई चुंदरीगर को वाणिज्य मंत्रालय। चलिए, संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत किस संविधान के कौन से अंग कहां से लिए गए हैं वो देखते हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा और विश्व के कई देशों के संविधानों से लिए गए हैं। तो अधिकांश उपबंध तो भारत शासन अधिनियम से तथा कुछ अन्य विश्व के अन्य देशों से लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्वालोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो अमेरिका से संविधान में क्या क्या लिया गया है? उद्देशिका का प्रस्ताव लिया गया है अमेरिका से, न्यायिक पुनर्वालोकन लिया गया है अमेरिका से, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उपराष्ट्रपति का पद इंपॉर्टेंट है अमेरिका से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी अमेरिका से इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तो मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए, कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है संघीय व्यवस्था। केंद्रों द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, तो उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय कहां से लिया गया? ये भी कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, ये भी कहां से लिया गया है? ये भी कनाडा से लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ये भी कनाडा से, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय ये भी कनाडा से, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित ये भी कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहां से ली गई है? ये भी आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी आयरलैंड से, और नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है? संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, विधि का शासन ब्रिटेन से, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ये भी ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, द्विसदनीय प्रणाली ये भी ब्रिटेन से, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, और परमाधिकार लेख ब्रिटेन से। द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन से, विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, और परमाधिकार भी ब्रिटेन से लिया गया है। क्या क्या लिया गया ब्रिटेन से? फिर से देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन ब्रिटेन से, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन से, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, परमाधिकार लेख ब्रिटेन से लिए गए। चलिए, अब देखते हैं रूस से। रूस या पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। प्रस्तावना में न्याय, प्रस्ताव में 3 प्रकार का न्याय है। प्रस्तावना में न्याय कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, कहां से लिया गया है? रूस से। सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक।
तो रूस से क्या क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय लिया गया है रूस से। चलिए, ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक ली गई है, उद्देशिका की भाषा ली गई है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? संयुक्त बैठक ली गई है, उद्देशिका की भाषा ली गई है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची, ये लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है उद्देशिका की भाषा। और संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और समवर्ती सूची ध्यान रखिएगा। चलिए, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। परीक्षा उपयोगी दृष्टि। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध हैं वो कहां से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहां का है? अमेरिका का है विश्व का प्रथम लिखित संविधान। और सबसे बड़ा संविधान है भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। चलिए, तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखेंगे। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कल हम करेंगे उद्देश्य क्या या प्रस्तावना। उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे कल हम। तो दोस्तों, जैसा कि पता ही है आपको कि एनटीपीसी के एग्जाम डेट आ गई है। 12 से शुरू होकर 17 तक चलेंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 15 दिन बचे हैं। 15 17 दिन बचे हैं। अपनी तैयारी में लग जाओ। रात दिन एक कर दो। सोना खाना पीना सब भूल जाओ, बस पढ़ो। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। जितने हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस सेट लगाओ। जो तैयारी की है उसमें बहुत बढ़िया निखार आएगा। तो लग जाओ, जी जान लगा दो। चलो, गोले हो जाओ, पढ़ लो। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अपने माता पिता का, गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।